नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं पीडियाट्रिशियन तरुण गुप्ता सर। वेलकम टू द स्टूडियो सर। क्योंकि अब मॉनसून है और बच्चों को लेकर के बच्चों में बीमारियां कैसे होती हैं, कब डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा टीका लगवाना है और अगर कोई टीका छूट गया है तो उसे कैसे कवर करना है, ये सवाल कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में हमेशा रहते हैं। माता पिता को कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बोल पाते नहीं हैं, उनको कैसे समझना चाहिए, इन सब को लेकर के आज हम खुल करके चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बच्चों में आजकल सबसे ज़्यादा बीमारियां कौन सी देखने को मिल रही हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है और इस दौरान पानी से होने वाली बीमारियां, दूसरा पानी में भीगने से होने वाली बीमारियां या फूड जो कंटामिनेट होता है दूषित पानी की वजह से, इससे होने वाली बीमारियां काफ़ी होती है। साथ ही बारिश के कारण जल जमाव होता है, उसमें जो मच्छर पनपते हैं, मक्खियाँ बहुतायत में होती है, तो उस दौरान जो है ये सारी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि सर जो नए नए माता पिता बनते हैं, कहीं ना कहीं उनको बच्चों की समझ रखने में थोड़ा अभी टाइम लगता है, तो सर कौन से ऐसे संकेत होते हैं बच्चों के जो हर माता पिता को समझना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए? जी देखिए, जैसे न्यूबॉर्न बेबी की अगर हम बात करें तो सबसे अगर उसका अच्छा लक्षण देखा जाए कि बच्चा दूध पी रहा है, माँ का स्तनपान अगर बच्चा कर रहा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है जी। किसी स्थिति जिसमें बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, चिंता की बात है। बच्चे को लगातार बुखार आ रहा है, चिंता की बात है। दूध नहीं पी पा रहा या सुस्त है बच्चा, या उसको झटके या ऐंठन आ रही है, ये सारी चिंता के कारण है। इस स्थिति में तुरंत नज़दीकी अस्पताल या अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बच्चे में दूध अच्छे से ले रहा है और शरीर में कहीं पीलापन तो नहीं है, क्योंकि शुरुआती 5-7 दिनों में बच्चों को जॉन्डिस होता है और कई बार वो जॉन्डिस ज़्यादा स्थिति में भी होता है और उसके कारण बच्चे को दिमाग में भी जॉन्डिस पहुंचने की संभावना होती है। तो उसको अर्ली हम अगर देख सकें तो हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकेंगे और जल्दी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को बुखार जब होता है तो पेरेंट्स एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये धारणा है या फिर देना ज़रूरी है? नहीं, हर बुखार जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। उस स्थिति में पहले बच्चे को हम पैरासिटामोल दें, पर्याप्त मात्रा में जल यानी कि पानी हाइड्रेशन दें, या जिनमें पानी अधिक है ऐसे फ्लूइड्स दें जिससे कि बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन होने से भी काफ़ी कुछ फीवर में फ़ायदा होता है। अगर ये क्लियर होता है कि हाँ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है, कहीं सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन उसमें नोटिस हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अदरवाइज आपको पैरासिटामोल का उपयोग करना चाहिए और पैरासिटामोल का उपयोग बच्चे के उम्र के हिसाब से वजन के अनुसार हर 6 घंटे के अंतराल पे किया जा सकता है। साथ ही जब बुखार तेज हो तो ठंडी पट्टी के माध्यम से भी हम उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद टीकाकरण जो रहते हैं उनके भी स्टेजेस होते हैं कि अब इस उम्र में ये वाला टीका लगेगा, वो कौन कौन से टीके हैं ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको जन्म पे BCG का टीका, हेपेटाइटिस का टीका और पोलियो की दवा दी जाती है, जिसको हम बर्थ डोज बोलते हैं। उसके बाद आपको 1.5 माह यानी कि 6 वीक पर टीका लगता है। 1.5 माह के एक अंतराल के बाद, मतलब 1.5 माह, उसके बाद 2.5 माह, उसके बाद 3.5 माह पर 3 बार 1 महीने के अंतराल पे टीके दिए जाते हैं, जिसमें पेंटा या हेक्सावैलेंट टीका दिया जाता है जो कि DPT, हेपेटाइटिस, HIV, हिब, निमोनिया से बचाता है। साथ ही रोटा वायरस की दवा दी जाती है। PCV का टीका यानी कि न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाव का टीका दिया जाता है। साथ ही इसके बाद 9 माह के अंतराल, 9 माह की उम्र पर मीजल्स, रूबेला का टीका दिया जाता है। PCV का बूस्टर दिया जाता है। उसके बाद 16 महीने पे बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके बाद 5 साल पर टीका दिया जाता है। ये मैं शासकीय टीकाकरण की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 10 साल पर TD का टीका और 16 साल पर TD का टीका दिया जाता है। अब
नया जो टीका एक और HPV वैक्सीनेशन चालू हुआ है, वो 14 वर्ष जिन बालिकाओं का कंप्लीट हो गया, 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को भी ये टीका दिया जाता है। इसके अलावा कुछ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा भी कुछ टीके रिकमेंडेड हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि टाइफाइड हुआ, फ्लू का वैक्सीनेशन हुआ, हेपेटाइटिस ए जो कि पानी से होता है, या चिकन पॉक्स। तो इसके अलावा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कुछ टीके होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल होते हैं, वो भी लगवाए जा सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार। डॉक्टर साहब, जैसे किसी बच्चे का कोई टीका अब मिस आउट हो गया है गलती से ही, तो सर उसको कवर अप कैसे करते हैं और कैसे वो टीका दोबारा लगवा सकते हैं, उसकी क्या चीजें रहती हैं? बिल्कुल, ये सेम उसी प्रकार की है कि अगर किसी बच्चे ने 8th तक क्लास पढ़ा था, अब उसको 9th करना है तो 8th के बाद करना है। यानी कि अगर किसी बच्चे का टीका, जैसे सपोज करें कि 1.5 महीने का लगवाया, 2.5 का लगवाया, उसके बाद उनका टीका मिस हो गया, 3.5 माह वाला टीका नहीं लगाया, तो जब वो 9 माह पे पहुंचेगा तो 3.5 महीने का डोज भी कवर किया जाएगा। फिर से वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं किया जाता, जहां से वैक्सीन छूटा है उसके आगे से वैक्सीनेशन किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों की तो बात हो गई, लेकिन अडल्ट्स में भी टीके लगते हैं, तो वो कौन कौन से टीकाकरण है जो उन्हें करवाने चाहिए? जी, एडल्ट्स में भी कई सारे वैक्सीनेशन, जैसे फ्लू वैक्सीन, ओल्ड एज के हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो रिकरेंटली काम करते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या जिनको साइनस की या जो कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनको भी फ्लू वैक्सीन रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा शिंगल्स जिसको बोलते हैं हम, हर्पीज़ के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा निमोकोकल वैक्सीन्स भी बुजुर्गों को जिनकी कम इम्यूनिटी है उनके लिए रिकमेंडेड होता है, और शिंगल्स का वैक्सीन तो 50 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट सभी के लिए रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब, प्राइवेट वैक्सीनेशन और जो सरकारी वैक्सीनेशन है उसमें मेनली अंतर क्या देखने को मिलता है? जी, चूँकि मैं प्राइवेट मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन देखता हूँ, तो जो वैक्सीन है प्राइमरी वैक्सीनेशन सीरीज़ में कोई अंतर नहीं है। सभी तरह के वैक्सीन जो हैं वो गवर्नमेंट में भी लगाए जा रहे हैं, प्राइवेट में भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जो प्राइवेट में वैक्सीन होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रिक्स कम हो सकते हैं, क्योंकि जो हम गवर्नमेंट में होता है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, उसी का हेक्सावेलेंट वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल होता है। तो जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट का वैक्सीन और प्राइवेट का वैक्सीन बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। जी सर, अवेयरनेस को लेकर के बात करते हैं। सर, टीकाकरण को लेकर के आज इंडिया में कितनी अवेयरनेस है और कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो ग्रामीण इलाके तक पहुंचते हैं और बच्चों का टीकाकरण में हमेशा सहयोग करते हैं? देखिए, पिछले कुछ दशकों में टीकाकरण को लेकर एक्सेप्टेंस बहुत इंक्रीज़ हुआ है। जहां एक समय जो बच्चों का टीकाकरण की हम बात करें जो 50 to 60% होता था, वो अब लगभग 90 to 95% के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व से चेचक जिसको बोला करते थे, स्मॉल पॉक्स, वो ख़त्म हो चुकी है। पोलियो, हम इंडिया जो है 2011 से पोलियो फ्री है। तो ये सब संभव हो पाया है वैक्सीनेशन से, और जब वैक्सीनेशन होता है उससे बॉडी प्रोटेक्ट होती है और वो डिजीज़ नहीं होती, तो उन डिजीज़ का भी इंसिडेंस काफ़ी कम हुआ है। तो वैक्सीनेशन जो है वो एक्सेप्टेंस कम्युनिटी में बहुत इंक्रीज हुआ है। जब बेनिफिट कम्युनिटी देखती है तभी उसको एक्सेप्टेंस करती है। तो वैक्सीनेशन के बेनिफिट मिले, इसीलिए कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया और लोग वैक्सीनेशन को अधिकता से लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, बढ़ती जनरेशन को हम देखते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे बच्चों में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी कम होती जा रही है। तो क्या हम डॉक्टर साहब इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल और मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेकर के ऐसा सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी बच्चों में जो इम्यूनिटी कम देखने को मिलती है, या हम बच्चों की सेहत को लेकर अगर बात करें, चाहे हम फिज़िकल सेहत की बात करें चाहे उनके मेंटल हेल्थ की बात करें, वो कहीं ना कहीं खान पान से जुड़ा हुआ है। बच्चों में जो कॉमनली अभी देखने को मिल रहा है कि उनके द्वारा फ्रूट्स का सेवन नहीं किया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स या नॉर्मल वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत पुअर है। फास्ट फूड की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो चुका है। पैक्ड फूड जो कि प्रिजर्वेटिव युक्त होते हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो चुका है।
ये फूड जो है वो एनर्जी रिच भी हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे हम आइसक्रीम की बात कर लें, चाहे हम चिप्स या कुरकुरे या इसकी बात करें, ये सब एनर्जी रिच हैं, सेचुरेटेड फैट के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ कैलोरिक वैल्यू होने के कारण बच्चों में ओबेसिटी भी देखने को मिल रही है, और जो एक स्वस्थ बच्चा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। और यही कारण है कि हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को घर का बना हुआ स्वस्थ भोजन, जिसमें दाल, सब्जी, चावल इनका समावेश हो। सीजनल फ्रूट खाएं, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जॉटिक फ्रूट लेके ही खाएं। जो सीज़न में अवेलेबल फ्रूट हो वो बच्चों को खिलाएं, और जो सीजनल सब्जियां अवेलेबल हो रही हैं वो ज़रूर खिलाना चाहिए। मैं मेनली स्क्रीन टाइम को लेकर के सर अब बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि अब बच्चों को खाना खिलाने में भी स्क्रीन दे दी जाती है कि आप उसको देखते रहो, और फिर स्क्रीन देखते देखते वो खाने की आदत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है और उन्हें आदत हो जाती है। सर, वो आदत कैसे पूरा उनका माइंड सेट और कैसे वो बदल जाता है? जी बिल्कुल, ये हमारी ही गलती है जो हम बच्चों को स्क्रीन देते हैं। मदर को जब ऐसा लगता है कि बच्चा परेशान कर रहा है तो एक स्क्रीन, मोबाइल को उसको दे देती है कि कम से कम बच्चा कुछ देर खेल लेगा, और यही आदत जो है उसके विशियस साइकिल में बदल जाती है, क्योंकि बच्चा बिना मोबाइल के वो इंजॉय नहीं करता। हर चीज़ उसको मोबाइल दिखाएंगे तो वो खाना खाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आदत बनती जा रही है, और इसके कारण बच्चों में सोशल डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है कि कई बच्चों में स्पीच डिले हो रही है। इसके कारण बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन नहीं है। ऑटिज़म में भी एक बड़ा रोल स्क्रीन का होता है, जिसमें बच्चा अपनी ही दुनिया में, अपने ही उसमें रहता है। तो डेफिनेटली जो है स्क्रीन बच्चों की फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बिगाड़ रहा है। इसके लिए हमको जो ध्यान रखना है कि बच्चों को हम मोबाइल न दें। होम में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई सारे बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो इवन बर्तन भर से खेल लेते हैं जी। तो ये हैं। इसके अलावा प्ले कार्ड्स जो होते हैं बच्चों को, वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवली आपको बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, मतलब रादर देन कि बच्चा पैसिवली खेलता रहे कि आप मोबाइल दे दें और वो अपना काम करता रहे, उसके बजाय कुछ एक्टिव गेम्स, चाहे तो आप बॉल थ्रोइंग एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटी आप फिजिकल करें, उससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। सर, आपको कब लगता है कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की अब बच्चों को ज़रूरत है? वरना पेरेंट्स कभी कभी इसे तो अपने मन से ही देने लगते हैं, वो कितना खतरनाक होता है? बिल्कुल, मल्टीविटामिन की अगर बच्चा संतुलित आहार ले रहा है, अपने खाने में सभी अनाज, दालें, सब्जियां, फल का समावेश है बच्चों के, तो कहीं पे भी उसको आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे बच्चे जो डाइटरी डेफिशिएंट होते हैं उन्हीं को सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता लगती है। चाहे आयरन की भी बात करें तो हम हमारे घरों में आयरन रिच फूड यूजुअली नहीं होता है, या उसको तरीके से नहीं ले रहे हैं। खाने के बाद कुछ चाय या दूध ले लिया तो उसके कारण भी आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मल्टीविटामिन या आयरन की बात करें तो केवल उन्हीं को रिकमेंडेड है जिनको उनकी आवश्यकता है, और आवश्यकता ना पड़े उसके लिए बच्चों को हमें कंप्लीट फूड खिलाना पड़ेगा, होम बेस्ड फूड खिलाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अगर नेल्स में थोड़ा सा वाइट स्पॉट होता है तो हम ये बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं? देखिए, कई जैसे आपने बात की नेल्स को, तो नेल्स में अगर सफ़ेदपन है, या हाथों के हथेलियों में सफ़ेदीपन है, या बच्चे के ज़ुबान या लिप्स जो हैं वो पेल दिख रहे हैं, सफ़ेदीपन आ रही है, तो ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। या आपका बच्चा कुछ दीवार खा रहा है या कोई अनयूजुअल चीज़ें उठा के खाता है, तो भी ये बच्चे में खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। या बच्चा कई बार रोते रोते सांस रोक लेते हैं। आप खेल रहा था बच्चा और आपने कोई चीज़ छीन ली उससे, तो वो सांस रोक लेते, ये भी शरीर में कमी के लक्षण हैं। तो इस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों में कुछ कमी हो रही है और हम इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे को पहले से शुगर कम कर देते हैं, कि जैसे बच्चा होता है उसके बाद उसे शुगर इंटेक कम देते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्यों कम देना चाहिए? देखिए, फर्स्ट 6 मंथ तक तो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखना चाहिए, ना कि मतलब माँ के दूध के अलावा अन्य कोई फार्मूला या नहीं रखना चाहिए। 6 मंथ के बाद बच्चे को होम बेस्ड फूड पे शिफ्ट करना है, जिसमें शुरुआती दिनों में हम तरल पदार्थ देते हैं,
जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, फल का रस, जूस, सूप टाइप की। उसके बाद उसको हम थिक करते हैं, मतलब जो हमने 15 दिन खिलाया उसके बाद उसकी थिकनेस इंक्रीज करते हैं और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियली 3-4 चम्मच से चालू करते हुए आधी कटोरी तक होम बेस्ड फूड। और बच्चे को आप वैरायटी ऑफ फूड दें, रादर देन एक ही एक। रोज दाल खिचड़ी देंगे तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, तो आप कभी दाल खिचड़ी दे दी, कभी आपने रवा पतला बना के दे दिया, कभी फल का रस दे दिया या फल मसल के दे दिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मील, डिफरेंट स्वाद के अलग अलग मिलेंगे, वो बच्चों का जो चॉइस बनाने में सहायक होते हैं और वो एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज होता है। और बाय द एज ऑफ 1 ईयर हमको बच्चों को घर के फूड पे डालना है, तो आपको यही करना चाहिए कि हम होम बेस्ड फूड जो है उसका यूज़ करें। बात रही शर्करा की, तो अतिरिक्त शुगर हम उसमें ऐड ना करें जिससे कि अननेसेसरी बच्चे पे लोड आए। हाँ, जो हम नॉर्मल हमारे जो फूड में अवेलेबल होता है उतना हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज इतनी सरल भाषा में हमने समझा कि कैसे बच्चों को जो चीज़ें दी जानी चाहिए, जो चीज़ें उनके मन से हटानी चाहिए, मोबाइल नहीं देना चाहिए, विटामिन और जो मल्टी सप्लीमेंट्स है वो तभी देना चाहिए जब डॉक्टर्स ने उनको प्रिस्क्राइब किया हो। और भी जितनी बातें हमने की, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।